अगर ऐसा हुआ तो कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? CO2। सो दिस CO2 गैस इज रिलीज, और ये कहां पर होगी? एनोड पर। अगर ऐसा हुआ तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और क्या जनरेट हो जाएगा दोस्त? आर रेडिकल। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, ये इकलौता होगा आर रेडिकल या ऐसे बहुत सारे होंगे? तो जाहिर सी बात है, आर रेडिकल किससे भिड़मरेगा? आर रेडिकल से। और क्या कर बैठेगा? डाइमराइजेशन। और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दोस्तों आंखें खोलो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने कहा था आपको मिनिमम ऐसी बातें होंगी जो रटनी पड़ेंगी। मैंने आपको क्या कहा कि इस मेथड की मदद से आप मीथेन नहीं बना सकते। आप सोचो, अगर आर में एक कार्बन हुआ तो प्रोडक्ट में कितने होंगे? कैसे बनेगा फिर मीथेन? तो कपलिंग रिएक्शन में आपके पास एक कार्बन कभी आई? तो इससे आप मीथेन बनाने के बारे में सोचना भी मत। तो मीथेन यहां से। अच्छा, दूसरी बात यह भी कह रहा है इवन कार्बन वाला ही बनेगा, मतलब अच्छी यील्ड में तो इवन वाला ही। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एक कार्बन है, एक और एक मिलकर, दो है तो दो और दो मिलकर, तीन है तो तीन और तीन मिलकर, दो ओड नंबर का सम भी इवन, दो इवन नंबर का सम भी, तो वुड्स की तरह इवन ही आएंगे, ओड नहीं आ सकते। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ये पूरा प्रोग्राम आपको देखने को मिला कहां पर? एनोड। सिमिलरली आपकी रिएक्शन चल रही होगी कहां पर? कैथोड पर। पहले मुझे एक साथ समझाने दीजिए, फिर आपको लिखने का मौका दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं एट कैथोड क्या चल रहा है। एट कैथोड मैं बता ही चुका हूं कि कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। देखिए किसका रिडक्शन होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चे के दिमाग में पहला सवाल क्या आता है कि सर इस पर कैसा है? माइनस, और इस पर कैसा है? प्लस। सोडियम को भगना चाहिए, लेकिन सोडियम तो खुद न्यूट्रल मतलब ऑक्टेट कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉन खोकर। आप जानते हो सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, वो तो कहता है मैं तो खुद इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट कंप्लीट किया है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन खोना पसंद करता है, तो इसका रिडक्शन नहीं होगा। किसका होगा? वाटर का। इधर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये हमारे सामने कौन रहेगा? वाटर। वाटर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दोस्त? कैथोड से। क्लियर? आप जानते हैं इस बॉन्ड के अंदर क्या है? पोलैरिटी। ये बॉन्ड आपका टूटेगा कैसे? हिट्रोलाइटिकली। दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिले तो बताओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो छीन लिया गया है, कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। आप बताइए कौन जनरेट हो जाएगा? सबसे पहले तो OH माइनस, और साथ में कौन जनरेट होगा? H रेडिकल। इकलौता तो होगा नहीं। H रेडिकल किससे भिड़ H रेडिकल से, और क्या बना देगा? H2। बताओ, ये रटने वाली बात है? रेडिकल के सामने रेडिकल। तो हम रेडिकल का नेचर पहले ही जान चुके हैं, और अगली क्लास में आपको केटाइन का नेचर बता दूंगा। अभी बताऊं, केटाइन के बारे में बात करने वाले बहुत हैं, बहुत अच्छे से समझ लिया लोगों ने देख देख के लेक्चर। केटाइन के 3 काम, रेडिकल के बताना, क्योंकि बताया ही, डिस्कस ही नहीं किया है। हर बार चेंज होगा मामला, ऑफलाइन में और खतरनाक बातें बताई जाएंगी, तो कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं है। अब आप बताओ, OH माइनस बन गया है, तो आपका वाटर लगातार किस में कन्वर्ट हो रहा है? OH। तो सॉल्यूशन में लगातार हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, तो मीडियम बेसिक होता जाएगा, पीएच बढ़ता चला जाएगा। Na प्लस क्या है? स्पेक्टेटर आयन। कहता है नेगेटिव बना है, मैं निकल लेता हूं, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? NaOH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और NaOH क्या है? बेस। इसमें Na का तो कोई रोल तो OH माइनस का है, तो वाटर से लगातार OH माइनस बनेगा, पीएच बढ़ने लगेगी, मीडियम बेसिक होने। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ो।
डायग्राम जल्दी से जल्दी बनाएं। डायग्राम का इतना इंपॉर्टेंट रोल, मुझे मालूम है जहां भी तुम्हें डायग्राम बनाने का मौका मिलता है भरपूर टाइम लगाते हो। आधे से ज्यादा लोग तो स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं। किससे ऐसे नहीं पता लगता कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स है। अगर वायर में करंट के फ्लो करने की बातें करें तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और सॉल्यूशन में आयंस की वजह से होता है। तो ये थोड़ी है कि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया वो घूम के यहां आ गया है। आप पूरा चैप्टर अल्केन पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन। कंफर्मेशन यही दिया है। कंफर्मेशन जो मैंने पढ़ाया है ना, वो इस चैप्टर में जितना दिया है उसके अलावा कहीं भी नहीं है। तो नोटबुक में अब आप वापस देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत पढ़ा रखा है वो भी, लेकिन हम तो साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म तक जाते हैं, इथेन के अलावा बात भी नहीं की है। तो कंफर्मेशन वापस से पढ़ना है। कंफर्मेशन के क्वेश्चंस भी रहेंगे पेपर में। जो टॉपिक एनसीईआरटी में जहां है, भले ही उसको मैंने जीओसी में पढ़ाया हो, भले ही मैंने उसको आइसोमेरिज्म में पढ़ाया हो, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही बनेंगे। तो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन फिर आने वाले टेस्ट में, ये ध्यान रखना है। तो पूरी एनसीईआरटी आप बढ़िया तरीके से पढ़ें। कोई बात छूट जाती है तो बिंदास आके आप बताएं कि सर ये वाली बात आपने नहीं बताई। एनसीईआरटी की है तो बिल्कुल बताएं, एनसीईआरटी की नहीं है तो बात भी मत करें। बाहर तो अपन सारी बातें कर लेते हैं। सुलटा दिया है सभी ने। एक लाइन मैंने लिखवाई है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है सॉल्यूशन का पीएच बढ़ता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? असर्शन रीजन में पूछेगा। किस में पूछेगा? असर्शन रीजन में। तो क्या हम आंसर कर पाएंगे? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। खत्म। एक जेई का क्वेश्चन था इससे ऊपर वाला। इन केस ऑफ सोडियम फॉर्मेट H2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड एज वेल एज एट। एक बात बताओ, कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी? क्या ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डिसाइड करेगा? उसका तो कोई लेना देना ही, वो तो वाटर से आ रहा है, हमेशा H2 होगा। तो कैथोड पर तो हमेशा H2 रिलीज होना है। अब उसने बोला कि जो आप R है ना, वो R क्या लीजिए, हटा दीजिए, H ले लीजिए। क्या ले लीजिए? H। अगर मैंने ये H ले लिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मेट आयन। अगर Na प्लस साथ लगा दूं तो सोडियम फॉर्मेट। आगे बढ़ने दीजिए। R की जगह केवल क्या लिखते हुए जाओ?
H। आगे बढ़ने दीजिए, R की जगह केवल क्या लिखते हुए जाओ, H। तो बताइए क्या जनरेट होगा, H रेडिकल, और H रेडिकल से भिड़ेगा तो कौन सी गैस बनेगी, H2। सही बात है कि नहीं है? अगर आपने फॉर्मेट आयन लिया होता तो एनोड पर भी H2 गैस रिलीज होती। ये आ चुका है जेई एडवांस में। क्लियर? चलिए अब हम ढंग से रिवाइज करके जाते हैं। दोस्तों ऑर्गेनिक में एक बात हमेशा ध्यान रखना, समझ में आना और समय पर दो अलग बातें। मैंने आपको समझाया है, अगर आप पेपर में जाने से पहले इसको पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन बिंदास बनेगा। अब पूरा मैकेनिज्म नहीं पढ़ना होता है, जैसे आपने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है तो इस पूरे मैकेनिज्म के बाद समझ में आ गया क्या, इस COO वाले पार्ट को उड़ा दो और यहां रेडिकल, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जब शॉर्ट नोट्स बनाओ तो कोल्बे में बस इतना ही लिखना है, इसको CO2 बना के उड़ा दो, पीछे रेडिकल बना लो, आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली बनने लगेंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए KE लिख रहा हूं, मतलब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। बता सकते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में? देखो दोस्त, ये जो कार्बन है ना, ये तो CO2 में जाएगा, तो इसको हटा दो, रेडिकल। ये ध्यान रखो कि रेडिकल जब आप बनाओगे ना तो इस कार्बन पर नहीं बनाना है। वापस आओ, चेक करो, ये वाला जो कार्बन है ये तो CO2 की फॉर्म में निकल गया, CO बॉन्ड वाला। तो पीछे की साइड इस पर बनेगा रेडिकल, ये बन गया रेडिकल। इकलौता तो बना नहीं होगा, बहुत सारे बने होंगे। तो बताओ रेडिकल के सामने रेडिकल, डाइमराइजेशन। क्या बनेगा इसमें, ब्यूटेन। मैंने सुना है इसमें इथीन भी बन सकता है, डाइमराइजेशन के बजाय डिस्प्रपोर्शनेशन। रेडिकल दो काम करता है, डाइमराइजेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन। दोस्त इस क्वेश्चन में ना बहुत सारों को डर लेगा, कारण क्वेश्चन ये होगा, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा, डेढ़ जाना है एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठाता है कि बच्चा ढंग से रट के आया है, क्योंकि उस क्वेश्चन पे धोखा धोखा पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो यहां से इसको हटाओ, रेडिकल बनाओ, इसको भी यहां से हटाओ, रेडिकल बनाओ। और आप जानते हैं आजू बाजू रेडिकल, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन।
इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटर, तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनेगा। ए भाई नेक्स्ट में आप बताइए, ये तो CO2 बन के उड़ेगा, ये भी CO2 बन के उड़ेगा, तो यहां पर आपके सामने बन जाएगा CH, यहां पर भी CH, रेडिकल रेडिकल, आजू बाजू रेडिकल, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, खटैक से क्या बना दोगे, ट्रिपल बॉन्ड, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिटाइलिन, इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन, जो कि हम एल्काइन चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट वाले के बारे में बताओ, देखो अब दोबारा आते ही समझ में आ जाएगा आपको, इधर वाले को उड़ा दो, इस वाले को भी उड़ा दो, रेडिकल बना दो। अगर आपने किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन किया हुआ है ना, तो क्वेश्चन गलत, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन वही गलत होता है जो आप पहली बार फेस कर रहे होते हो। आप बताइए डायरेक्ट बॉन्ड बनाएंगे कि एक बार रेजोनेंस करने का मौका देंगे? ऐसा हमने एक बार कहा किया, वुड्स में, और देखो तुरंत समझ में आने, आजू बाजू रेडिकल, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, तो यहां पर हमारे सामने बनकर आ जाएगा कौन, बेंजीन। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे और बताएंगे क्या प्रोडक्ट हमारे भाई भाई दो बॉन्ड बना, इसमें इसमें रिएक्टेंट ठीक नहीं बनाया आपने। अगले में बताए, इधर वाले को CO2 बना के उड़ाओ, CO2 बना के यहां पर रेडिकल, तो अब हम समझ में आ गया कि हम पहले इंट्रा करवा के एंटी एरोमेटिक बनाएंगे, फिर अपने को डाइमराइजेशन करवाना पड़ेगा, तो सीधा ही क्या करवा देते हैं, डाइमराइजेशन। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक बने ना, तो क्या करवा दो, डाइमराइजेशन। पर ये ध्यान रखना, आप बोलोगे कि सर 2 डब्बे थे 3 कहां से हो गए हैं, क्लियर? तो ये हमारे सामने पहला था डबल बॉन्ड, ये हमारे सामने था दूसरे वाले में इधर डबल बॉन्ड। आप बताइए दोनों, ये दोनों जुड़ गए किससे, सिग्मा बॉन्ड से, ये जुड़ गए हैं किससे, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए, तो ये हमारे सामने था कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी पॉइंट हमने ढंग से कवर किया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें प्रिपरेशन मेथड में, सेकंड यहां पर दिया हुआ है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। भाई इसमें बस इतना लिखकर छोड़ना अभी अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सामने है, साथ में रहेगा NaOH.CaO, हीट करेंगे, किस रेशियो में रहते हैं ये, 3:1। NaOH एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। जब आप रिएक्शन करवाओगे तो एक तो यहां पर बन जाता है एल्केन, और एक बनेगा आपका Na2CO3, यानी कि CO2 गैस जो रिलीज होती है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में, चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अभी इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका हमें ढंग से रोल आता नहीं है। तो जब भी आप रिवाइज कर रहे होगे, जब भी आप मेजर दे रहे होगे, इधर सुनो, जब भी आप मेजर दे रहे होगे तो एल्केन में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये इसकी तो प्रिपरेशन मेथड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल दोनों जगह आएगा। तो जब यहां पढ़ रहे हो तो नोटबुक में जाके ये रिएक्शन रिवाइज करोगे, वहां पढ़ रहे होगे तो रिवाइज करना ही करना है। तो जब एनसीईआरटी की तरीके से चलोगे ना, तो एक रिएक्शन कई कई बार आएगी, कई प्रिपरेशन मेथड में, कई केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे सामने थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स, हमने सारे कवर किए हैं। अगर थोड़ा सा हमने मामला ढीला छोड़ा है तो वो इसमें, क्योंकि मैं बताता तो अभी चमकने वाला नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग लगा देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ये आखिरी है, उसके बाद आप फ्री हैं। मैं जानता हूं, लेकिन ये जोश आखिरी तक बना रहना। हेडिंग लगाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। आप संडे को बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी पढ़ें, आपको लगेगा कि कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी नोटबुक में नहीं हो, तो धीरे धीरे आप
पढ़ना बंद कर देंगे। वो मेरा काम है कि एनसीईआरटी को कैसे लेकर चलना है। केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे जो हम टाइम आने पर डील करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। भाई कम से कम बातें करेंगे। पहला हमारे सामने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है फिजिकल स्टेट। क्या आता है? फिजिकल स्टेट। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट। तो आपको बता दूं, अगर आपके पास एल्केन एक कार्बन से लेकर कितने कार्बन तक की है? 4, तो ये आपकी गैसेज होती है। क्या होती है? गैसेज। कोई बताएगा इनके गैसेज होने का कारण क्या है? गैसेज होने का कारण क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी मैटर में अगर अपन बात करें उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, ये डिपेंड करता है कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा अट्रैक्शन है। तो आपने अगर गलती से कभी भी स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा हो तो वहां पर ये सारी बातें की जाती है, इवन मोल कॉन्सेप्ट में बता दी जाती है। तो क्लियर? तो ये आपके सामने कैसा रहता है? गैसेज। कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक ये कैसी रहती हैं? लिक्विड। तो ये आपके सामने लिक्विड रहती हैं। अब आपको चमकेगा कि लोअर एल्केन्स का हम सल्फोनेशन या नाइट्रेशन, पर्टिकुलर नाइट्रेशन वेपर फेज में क्यों करवाते हैं। और अगर बना हुआ प्रोडक्ट आपका इथेन है या ब्यूटेन है तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में वो गैस की फॉर्म में एनोड से निकलेगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अगर अपन बात करना चाहें कार्बन नंबर 18 और उससे ज्यादा तो ये सॉलिड होती है। क्या होती है? सॉलिड। 298 केल्विन पर बात कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मामला चेंज भी हो सकता है। तो ये इनकी बातें हो गई हैं किसकी? फिजिकल स्टेट की। दूसरा पॉइंट अगर अपन बात करना चाहें तो वो आता है इनका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट संबंधित क्वेश्चन ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। जल्दी से सुलटा देंगे फिर हम बात करेंगे यहां पर। सुलटा दिया है क्या? देखिए, किसी के में भी अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं ना तो वो फिर से डिपेंड करता है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन है। एल्केन्स में कोई खास पोलरिटी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो यहां पर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही देखा जाता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, या फिर मैं ये कह सकता हूं विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जिसको आप नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे पॉइंट को सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कह सकते हैं क्या? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास। आप मोलिकुलर मास भी कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो ब्रैकेट में? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे ना वैसे वैसे मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसके बेसिस पर अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते हुए जाना, इससे यह हुआ कि मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका इथेन का होगा, इथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका प्रोपेन का होगा, और प्रोपेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका किससे होगा? ब्यूटेन का। क्या ये पॉइंट सही है? तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मोलिकुलर मास, या मैं ये भी कह सकता हूं जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं सरफेस एरिया बढ़ रहा है। क्लियर? चलिए, अगर कार्बन एटम सेम हो जाए, जैसे अगर अपन बात करना चाहें, एक हमारे सामने है आइसोब्यूटेन, भाई सब इधर ध्यान देंगे, और एक हमारे सामने है नॉर्मल ब्यूटेन, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के मोलिकुलर मास क्या है? सेम, बिकॉज दे आर आइसोमर्स एंड आइसोमर्स हैव सेम मोलिकुलर मास, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो अब आप समझो,
जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी ना सरफेस एरिया, पहले आप इस बात को अपने दिमाग में उतारो, सरफेस एरिया जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी ना मॉलिक्यूल स्पेरिकल शेप लेने लगेगा। इसको समझो, अगर ये मेरे पास क्या है ब्यूटेन, क्लियर, तो अगर आप इसका सरफेस एरिया देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। तो अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा ही हुआ तो देखो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है ज्यादा। लेकिन अगर अपन बात करना चाहें ये क्या है आइसोब्यूटेन, तो ये स्पेरिकल शेप में चला गया है। ये देखो कैसा हो गया इसका शेप स्पेरिकल। तो जब दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी शेप का होगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, तो अट्रैक्शन कम होगा इनके बीच में। सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि जब मोलिकुलर मास क्या हो जाए सेम, तो विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, डिक्रीज इन सरफेस एरिया की वजह से। यानी कि इन दोनों में से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यानी कि सर अगर हम कुछ इस प्रकार से बात करना चाहें, एक हमारे सामने क्या है नियोपेंटेन, एक हमारे सामने कौन है आइसोपेंटेन, और एक हमारे सामने कौन है नॉर्मल पेंटेन। तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, नियोपेंटेन से ज्यादा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन से ज्यादा, पक्का। तो इसके नीचे इनके नाम भी लिख लेना, ये हमारे सामने है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये हमारे सामने है आइसोपेंटेन, और ये हमारे सामने है पेंटेन बोल दो या नॉर्मल पेंटेन। तो पहले आप लिख दीजिए, फिर हम इस पर इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देंगे। सुलटा दिया है, चलिए अब लिख दीजिए नोट लगाकर। सेकेंड पॉइंट में नोट लगाकर लिखेंगे, देखिए इन केस ऑफ आइसोमरिक एल्केन्स, इन केस ऑफ आइसोमरिक एल्केन्स, बात समझ में आई, वो एल्केन जो आपस में एक दूसरे की आइसोमर है, अगर आइसोमर होंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम तो मोलिकुलर वेट, पक्का है, अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल में ले रहा हूं। इन केस ऑफ आइसोमरिक एल्केन्स boiling point decreases, in case of isomeric alkanes boiling point decreases with increase in branching, in case of isomeric alkanes boiling point decreases with increase in branching due to decrease in surface area, due to decrease in surface area. In case of isomeric alkanes boiling point decreases with increase in branching due to decrease in surface area, पक्का, क्योंकि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट आपका, ये जबरदस्त पॉइंट होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है सरफेस एरिया बढ़ता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, नंबर थर्ड मेल्टिंग पॉइंट। देखिए दोस्त मेल्टिंग पॉइंट में आपको इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा इरेगुलर ट्रेंड, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आपका सिमेट्री पर डिपेंड करता है, और सिमेट्री किस तरीके से देखी जाती है वो आपके लेवल पर डिस्कस, इतिहास गवाह आज तक मेल्टिंग पॉइंट पर क्वेश्चन ही नहीं पूछा उसने, क्लियर। आप टेबल देखेंगे तो ट्रेंड आपको रेगुलर नहीं मिलेगा, बस इसके सामने ये लिख दो मोर सिमेट्रिकल एल्केन्स, मोर सिमेट्रिकल एल्केन्स, मोर सिमेट्रिकल एल्केन्स, more symmetrical alkanes has higher melting point, more symmetrical alkanes has higher melting point। कहता है सिमेट्री जितनी ज्यादा होगी ना उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अपन ने जीआई की फिजिकल प्रॉपर्टी में भी यही बात की थी, किससे रिलेट किया था सिमेट्री से, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ।
नेक्स्ट और लास्ट दोस्त, मैंने बोला ना इस बार इस तरीके से चलेंगे कि आपकी नोटबुक 100% एक्सप्लेनेटरी होगी। मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था जब प्रो 3.0 बैच आया था कि इस बार पढ़ाने का तरीका बदलेगा। भाई साहब लोगों ने मेरे को पता क्या क्या मैसेज भेजे, एडमिशन ज्यादा ले लें इसलिए तू ऐसा कह रहा है। यार हद होती है। मैंने आज तक कभी आके कहा है कि एडमिशन ले लो या मेरा कोड इस्तेमाल में लो? मेरा टेलीग्राम वो ग्रुप है जिसमें कम से कम एडवर्टीजमेंट होती है, अनअकैडमी की भी और खुद की भी। जो पढ़ने के लिए बना है, पढ़ाई संबंधित बातें हो तो अच्छी है। क्लियर? तो उसका मतलब यही था कि चेंज होगा। एक्सेल में भी जो पढ़ा है 12th में उसमें भी चेंज किया है। नॉर्मली हम फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी का। अब ये पॉइंट आप जाके देखेंगे ना तो जीओसी में पढ़ाया हुआ है स्टेबिलिटी एल्केन्स में, और मैंने बताया था कि जैसे जैसे एल्केन्स में ब्रांचिंग बढ़ेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? यानी कि स्टेबिलिटी की बात करना चाहें, एक आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन है और एक आपके पास आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन ज्यादा स्टेबल होता है। यानी कि अगर अपन बात करना चाहें, एक पेंटेन है, एक आइसोपेंटेन है और एक हमारे सामने नियोपेंटेन है, तो एन पेंटेन से ज्यादा स्टेबल आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल नियोपेंटेन। जीओसी में पढ़ाया हुआ है हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन कंपेयर करवाया हुआ मैंने वहां पर। तो आप लिख सकते हैं विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन इंक्रीजेस, with increase in branching, with increase in branching stability of alkane increases, क्योंकि एक ट्रेंड सेट करेगा जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपस में कंपेयर करवा सकता है। एक में ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है बल्कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। बस आज के लिए इतना ही। तो हमारा ये चैप्टर एल्केन भी खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एल्कीन, और पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो किसी ने रेडिकल वाली बातें ना सुनी होती तो परेशान हो रहा होता बैठ के, तो लेक्चर नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज के इतना ही, मुलाकात होगी आपकी मंडे से। आप चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, जोर जोर से।